सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि सभी को विदित हो चुका है कि लॉकडाउन की अवधि थोड़ी और बढ़ा दी गई है, तो कोई नहीं, हम लोग इस समय का सदुपयोग और करते हैं। और आज आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन टॉपिक हम लोग लेकर आए हैं। जैसा कि आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है भू राजस्व व्यवस्था। ये टॉपिक अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आरएएस प्रारंभिक परीक्षा में भी इसका थोड़ा जिक्र है। मुख्य परीक्षा में बड़ा स्लॉट दे रखा है। लेक्चर्स एग्ज़ाम हो, चाहे रीट एग्ज़ाम हो, पटवारी हो, हर एग्ज़ाम्स में छोटे मोटे प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। पर विशेष रूप से आरएएस में इसका काफ़ी महत्व है इस टॉपिक का। भू राजस्व व्यवस्था भी देखो साथियों, बहुत विस्तार से हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस टॉपिक पर। जुड़ जाइए आप लोग सभी। जो भू राजस्व व्यवस्था है, ये भू राजस्व व्यवस्था हर काल परिस्थिति में अलग अलग प्रकार की रही। क्या होता है भू राजस्व, सारी चर्चा हम करेंगे यहाँ पर। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम लोग केवल जो चर्चा होगी वो होगी मध्यकालीन, और मध्यकालीन राजस्थान में भी विशेष परिस्थितियों में अपन मुगल काल की चर्चा करेंगे। जी हाँ, मुगल काल में भू राजस्व की क्या व्यवस्थाएं थी, क्या प्रणालियाँ थी, इनको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, जुड़ जाइए सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अभिनव आरएस एकेडमी के इस ई प्लेटफॉर्म पर। साथियों, बात को शुरू करूं उससे पहले हमारे टॉपिक को मैं थोड़ा सा विस्तृत कर दूं। भू यानी भूमि होती है, और राजस्व मतलब कर या लगान होता है। मतलब अगर मैं बात करूं मध्यकाल की साथियों, तो मध्यकाल में भी मैं चर्चा को ले रहा हूँ हमारे विशेष रूप से, जी हाँ, मुगल भू राजस्व की। अगर मैं मध्यकाल की बात करूँ तो साथियों, यहाँ पर जो आर्थिक व्यवस्था का मूल आधार जो माना गया है, मूल आधार की बात कर रहा हूँ, वो कृषि और कृषि राजस्व ही था एकमात्र। जी, इसी से अर्थव्यवस्था चलती थी उस समय। इस समय की मैं बात करूँ साथियों, तो इस समय जो राजा होता था वो ही भूमि का वास्तविक मालिक होता था, और वह भूमिपति के नाम से जाना जाता था। परंतु भूमि को राजा तो करेगा नहीं, जोतेगा नहीं, तो जोतने का काम कौन करते थे? किसान। अब किसान अगर मैं बात करूं तो किसान उस पर वंशानुगत खेती करते थे। किसानों को लगता था कि मैं इसका मालिक हूं, परंतु कि जो कृषि होती थी, जो भूमि होती थी, उसका वास्तविक जो मालिक होता था वो भूमिपति या राजा होता था। और इसी की बदौलत, इन कृषि की ही बदौलत मध्यकाल की अर्थव्यवस्था सही सुचारू रूप से चल पाई। अब साथियों, हमारे सामने चर्चा का विषय है कि मुगल काल में विशेष रूप से जो आपकी भू राजस्व था, इस भू राजस्व की क्या व्यवस्थाएं थी, किस प्रकार से ये भू राजस्व लिया जाता था या एकत्रित किया जाता था या इकट्ठा किया जाता था, कौन कौन सी प्रणालियाँ प्रचलित थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने, और इसको लेकर बड़े अच्छे प्रश्न बनते हैं एग्जाम्स में, चाहे वो मुख्य परीक्षा हो या प्रारंभिक परीक्षा हो। मेरा तात्पर्य है कि चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स हो। चलो शुरू करते हैं हमारी इस बात को। तो मुगल काल में हम लोग राजस्व व्यवस्था को शुरू कर रहे हैं। राजस्व या भू राजस्व व्यवस्था की पहले बात आती है, तो साथियों, मैंने जैसी बात और चर्चा की आपके सामने कि उस समय राज्य की आय का जो प्रमुख स्रोत होता था वो क्या होता था? भूमि कर। भूमि से जो कर लिया जाता था उससे ही राज्य चला करता था। साथियों, उस समय भू राजस्व जो होता था, उस भू राजस्व को खराज नाम से हम लोग जानते थे। ध्यान रखना इस बात को। मध्यकाल में भू राजस्व को किस नाम से जानते थे? हम लोग खराज के नाम से जानते थे। अब मैं अगर बात को आगे बढ़ाऊं साथियों, तो हमारी चर्चा का विषय आता है, मैंने बताया कि सारा का सारा मैटेरियल कृषि पर निर्भर था। इस प्रकार से किसान अपनी भूमि पर, जिसको वो अपनी मानता था, उस पर हल चलाता था सारे दिन। वहाँ से जो वो फसल उत्पादित करता था, उस फसल में से भी मुगलों के द्वारा या जो भी उस समय मध्यकाल में शासन रहा, उनके द्वारा बारी बारी से अपने अपने हिसाब से कर का निर्धारण किया जाता था। तो अब हमारे इस अध्याय में हम लोग इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि इन किसानों से ये कर किस आधार पर लेते थे।
तो चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं साथियों। मुगल काल में अगर मैं प्रचलित भू राजस्व प्रणालियों की बात करूं तो यहाँ पर जो मुगलों के द्वारा भू राजस्व, बहुत सारी प्रणालियाँ मुगलों के द्वारा चलाई गई। मैं सारे मध्यकाल की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी हमने मध्यकाल में किस व्यवस्था को उठाया, केवल आपके मुगल काल को। और मुगल काल की भी मैं बात करूं तो उसमें जो महत्वपूर्ण जो भू राजस्व की प्रणाली आती है वो बहुत सी प्रणालियाँ मानी जाती हैं। पहले मैं अगर बात करूं आपके भू राजस्व की, तो साथियों जो भू राजस्व है, इस भू राजस्व को और भी बहुत नामों से जाना जाता था। जैसे काफ़ी जगह इसको लगान, जिन साथियों ने अभी तक नोटबुक नहीं उठाई है वो नोटबुक उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। भू राजस्व को काफ़ी स्थानों पर किस नाम से जानते थे? लगान नाम से। काफ़ी जगह पर इसको भोग भी कहते थे, काफ़ी स्थानों पर इसको हासिल कहते थे। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? भू राजस्व की। और काफ़ी स्थानों पर इसको भोज के नाम से भी जाना जाता था। तो ये तो बात हो गई हमारी भू राजस्व की। तो भू राजस्व को लगान, भोग, हासिल या भोज के नाम से जाना जाता था और इसको खराज भी कहते थे। अब साथियों आगे बढ़ते हम लोग आज के इस बिंदु को लेकर। तो भू राजस्व प्रणालियों की बात करूं तो मैंने बताया कि मुगल काल में बहुत सी भू राजस्व प्रणालियां प्रचलित थी, पर उनमें से हम लोग आज एक ऐसी प्रणाली का जिक्र करेंगे हमारे अध्याय में जो बड़ी ही चर्चित भू राजस्व प्रणाली थी। इस भू राजस्व प्रणाली की अगर मैं बात करूं साथियों, तो इस राजस्व प्रणाली को जाना जाता है गल्ला बख्शी प्रणाली। जी हाँ, गल्ला बख्शी प्रणाली ये भू राजस्व की बड़ी ही महत्वपूर्ण प्रणाली थी। इस प्रणाली को हम लोग उस समय दानाबंदी या बटाई प्रणाली के नाम से भी जानते थे, परंतु साथियों एक नाम और प्रचलित था इसका, भावली प्रथा। जी हाँ, अगर आपसे भावली प्रथा का भी लिए भी पूछा जाता है किस समय में प्रचलित थी, तो ये मुगलों के काल में प्रचलित थी भावली प्रथा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो पहले तो इस बात कर लूँ मैं गल्ला बख्शी प्रणाली की। इस गल्ला बख्शी प्रणाली का जो प्रारंभ माना जाता है वो शेरशाह सूरी के काल को माना जाता है, अर्थात शेरशाह सूरी के काल में ये वो भी मध्यकाली था। इस काल में ये जो भू राजस्व की एक प्रणाली या भू राजस्व लगाने की एक प्रणाली लोगों के सामने आई। शेरशाह सूरी के बाद में बताया जाता है कि अकबर तक चलती आई और ये प्रचलित प्रणाली थी, सुगम प्रणाली थी, प्रचलित प्रणाली थी। परंतु अकबर ने आगे जाकर, अकबर की बात कर रहा हूँ मैं, मुगल बादशाह अकबर ने आगे जाकर इस प्रणाली को ख़त्म कर दिया था, बंद कर दिया था और इसके स्थान पर राजा टोडरमल के निर्देशन पर उन्होंने एक नई प्रणाली और प्रचलित की थी। उसका अध्ययन अपन अगले वीडियोस के माध्यम से करेंगे। यहाँ पर हमारा आज का जो चर्चा का विषय है वो है गल्ला बख्शी प्रणाली। तो साथियों मेंस वाले बच्चे भी तैयार हो जाइए। भू राजस्व की जो गल्ला बख्शी प्रणाली है इसकी हमने बात कर ली कि इसको दानाबंदी या बटाई प्रणाली या भावली प्रथा के नाम से हम लोग जानते हैं और इसका प्रारंभ माना जाता है शेरशाह सूरी के काल को। अब हमारे सामने एक बात आती है साथियों, इस प्रणाली की मैंने बात इसलिए उठाई है क्योंकि ये कर निर्धारण की मध्यकाल में सबसे प्राचीन प्रणाली थी। ध्यान रखना, मैं मध्यकाल की बात कर रहा हूँ। मध्यकाल में ये सबसे प्राचीन, मध्यकाल की सबसे प्राचीन भू राजस्व की प्रणाली अगर आपसे पूछा जाए तो जवाब क्या होगा? गल्ला बख्शी प्रणाली। ठीक है, तो सबसे प्राचीन ये मानी जाती है। और अगर मैं बात करूं तो सामान्यतः प्रचलित प्रणाली थी, मतलब हर जगह अमूमन ये ही ज़्यादा कर काम में ली जाती थी, तो ये सामान्य जन में प्रचलित थी। प्रचलित प्रणाली थी। अब साथियों इसीलिए मैंने इस पॉइंट को आप लोगों के सामने सबसे पहले रखा है। भू राजस्व में बहुत बड़ा टॉपिक है भू राजस्व, ध्यान रखना। अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं, हमारे सामने एक बात आ गई कि यार गल्ला बख्श प्रणाली जो शेरशाह सूरी के समय से प्रारंभ हुई थी, मुगल काल में चलती रही और आगे जाकर भी मतलब शासकों ने इसको जारी रखा था। परंतु बात आती है कि आखिर यार ये है क्या गल्ला बख्श प्रणाली? तो अब आप ध्यान दीजिए कि गल्ला बख्श प्रणाली में होता क्या था और इसे मतलब कहते कैसे थे गल्ला बख्श प्रणाली, समझिए साथियों। बात करूं अगर मैं हमारे पॉइंट की, क्या थी गल्ला बख्श प्रणाली,
तो ध्यान दीजिए, इस प्रणाली के अंतर्गत फसल का राज्य व किसान के बीच एक निश्चित अनुपात में बंटवारा किया जाता था। जी हाँ, एक ऐसी प्रचलित प्रणाली थी जिसमें जो भी फसल उत्पादित होती थी उस फसल का राज्य में, और जो राज्य का मतलब हो गया राजा, और जो किसान होता था मतलब जो फसल उत्पादित कर रहा था, कृषक था, उसके बीच में एक निश्चित अनुपात होता था इनका, उसकी भी मैं चर्चा करता हूँ, उसमें इनका बंटवारा कर दिया जाता था। किस प्रणाली के द्वारा? इस गल्ला बख्शी प्रणाली के द्वारा। अब साथियों, अगर आपको अनुपात भी पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा जो प्रचलित अनुपात था मध्यकाल में, वो प्रचलित अनुपात के बारे में आपसे पूछे तो अनुपात था साथियों 1/3 भाग। कितना भाग प्रचलित था? 1/3 भाग। किसको देना पड़ता था? राज्य को। राज्य का मतलब राजा को। 1/3 की अगर मैं चर्चा करूं यहाँ पर, 1/3 का मतलब हो गया, जैसे मानो किसी कृषक के खेत में 100 बोरियां उत्पादित हो गई, 100 बोरियां उत्पादित हुई, मतलब उसको 33.33 बोरियां किसको देनी है गेहूं की, या जो भी उत्पादित हुई फसल उसकी, ये किसको सुपुर्द कर देनी है? उसको राजा को, मतलब राज्य का जो प्रतिनिधि होगा उसको ये देनी आवश्यक होगी। इस प्रकार से इसकी क्या की जाती थी? निर्धारण किया जाता था। ध्यान देते चलना, टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों की इस टॉपिक से जुड़ाव बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि भू राजस्व बहुत लंबा टॉपिक है, और भू राजस्व में अपन ने अभी केवल मध्यकाल की चर्चा की है, और मध्यकाल में भी केवल मुगल काल में भी अपन ने केवल एक प्रणाली को उठाया है। बहुत लंबा टॉपिक है, ये ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब साथियों बात आती है गल्ला बख्श प्रणाली के बारे में। तो अपन ने चर्चा कर ली कि गल्ला बख्श प्रणाली का मतलब होता था कि साहब एक जो भी खेत होता था, उस खेत में जो भी फसल उत्पादित होती थी, उस फसल को उत्पादित होने के बाद में एक तरफ राज्य का प्रतिनिधि होता था और एक तरफ किसान होता था, और इन दोनों के मध्य में एक निश्चित अनुपात में ये फसल बांट दी जाती थी, और अनुपात होता था 1/3 भाग में। अब साहब फिर एक चर्चा आती है कि मुख्य रूप से जो ये बाटाई का प्रकार होता था या राजस्व निर्धारण के तरीके होते थे, किस तरीके की बात कर रहा हूँ मैं? इस गल्ला बख्श प्रणाली के अंतर्गत। तो साथियों गल्ला बख्श प्रणाली के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 तरीके ईजाद किए गए थे मुगल काल में। ये प्रचलित तरीकों की बात कर रहा हूँ मैं, किसके अंतर्गत? गल्ला बख्श प्रणाली के अंतर्गत। तो साथियों गल्ला बख्श प्रणाली में 3 प्रकार के विशेष रूप से 3 तरीकों से जो आपका राजस्व था वो लगाया जाता था। अब देखो चर्चा करें हम लोग मुगल काल में राजस्व निर्धारण के प्रमुख 3 तरीकों की। तो पहला जो तरीका था इनका वो था खेत बटाई। लिखते चलो आप लोग, अपना नोट डाल दीजिए और आप लोग लिख लीजिए राजस्व निर्धारण के तरीके। ठीक है, मुगल काल या मध्यकाल में भू राजस्व निर्धारण की गल्ला बख्शी प्रणाली के 3 तरीके, और 3 तरीकों में पहला अपन अध्ययन कर रहे हैं खेत बटाई। अब ध्यान दो आप लोग साथियों, पहला तरीका था खेत बटाई। अभी खेत बटाई में क्या होता था, देखो मैं लैंग्वेज आपको लिखवा दूंगा, पहले समझ लो आप लोग। कोई भी एक खेत होता था, मान लो फॉर एग्जाम्पल इसमें मान लो गेहूं की फसल उग रही है, ठीक है। अब क्या होता था साहब, इसमें ये फसल उगी, उगने के बाद में पक गई, पककर तैयार है फसल। इस तैयार फसल में ही राज्य का एक प्रतिनिधि आता था, और वो प्रतिनिधि आकर फसल को देख लेता था कि हाँ पककर तैयार हो गई। अब वो निर्धारण कर लेता था फसल तैयार। ध्यान रखना, इस फसल तैयार की बात कर रहा हूँ मैं। फसल जो तैयार फसल होती थी, इसमें पकी फसल में ही या फंसी जो आपकी पकी हुई फसल है उसको ही, खड़ी फसल को ही क्या कर लिया जाता था? बांट लिया जाता था। खेत बटाई, समझना, खेत बटाई का मतलब है कि आपकी जो खड़ी फसल है उसको ही बांट लिया जाता था बिना काटे। तो ये प्रणाली कहलाती थी खेत बटाई प्रणाली। और बांट वही होगा, मतलब 1/3 भाग में होगा। 1/3 अपने को किसको देना होगा? राज्य को देना होगा। अब लैंग्वेज के रूप में मैं बात करूं तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं कि इस प्रणाली के अंतर्गत क्या होता था। इसके अंतर्गत फसल तैयार होते ही, जी हाँ, फसल तैयार होते ही, नोट्स बनाते चलो आप साथ में, फसल तैयार होते ही या पकते ही, पकने का मतलब
जब उसमें जो बाली आ जाए, गेहूँ जो कोई भी किसी प्रकार की फसल हो सकती है, पकते ही खेत को बांट लिया जाता था, या खेत में खड़ी फसल को बांटना क्या कहलाता था? खेत बटाई प्रणाली कहलाती थी, खेत बटाई का तरीका कहलाता था। ये तो बात आ गई अपनी प्रणाली कौन सी चल रही थी? गल्ला बख्शी प्रणाली। और गल्ला बख्शी प्रणाली का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? शेरशाह सूरी के काल से। कहाँ की बात कर रहे हैं? मुगल काल। मुगल काल में अपन अकबर के लगभग समय की बात कर रहे हैं। अकबर का काल शुरू हो चुका था, परंतु मैंने बताया कि अकबर ने इस प्रणाली को बंद कर दिया था कुछ समय पश्चात ही, और उसके बाद अकबर ने एक नई प्रणाली ईजाद की थी। नई प्रणाली को जो ईजाद करने वाले थे वो थे टोडरमल, और उसको हम लोग चर्चा करेंगे अगले अध्याय में। तो यहाँ पर एक तो हो गया खेत बटाई। अगली मैं बात करूँ साथियों, तो अगली जो प्रणाली है, अगला जो प्रकार है इस प्रणाली का, वो है लंक बटाई। लंक बटाई में समझो, देखो क्या होता है, ये खेत है, खेत की फसल है, फसल पक गई, उग गई, पक गई। पकने के बाद में क्या हुआ? फसल को काट लिया गया। काट कर, और अपन आपने देखा होगा छोटे छोटे गट्ठर बना लेते हैं उसके फसल के। ये देखो ऐसे ऐसे पुलिया कहते हैं गांव में, पुलिया, ऐसे गट्ठर बना लिए। अब गट्ठर बनाकर क्या कर देते थे? सारे गट्ठरों को एक जगह रख देते थे। अब एक जगह जो भी गट्ठर रखे हुए हैं, उन गट्ठरों को ही बांट लेना, ध्यान रखना, उन गट्ठरों को ही बांट लेना क्या कहलाता था? लंक बटाई। जी हाँ, लंक बटाई। लैंग्वेज में समझो, फसल कटने के बाद उसके खेत में ही, फसल कटने के बाद उसी खेत में, फसल कटने के बाद उसी खेत में गट्ठर बांधकर उसे बांट लेना क्या कहलाता था? लंक बटाई जो प्रकार कहलाता था। तो ये दो प्रकार अपन ने पढ़ लिए। गल्ला बख्शी प्रणाली का पहला खेत बटाई था, जिसमें खड़ी फसल को बांट लिया जाता था। लंक बटाई जिसमें जो उसके गट्ठर होते थे कटने के बाद, उस गट्ठरों को बांटा जाता था। और तीसरे प्रकार और देख लीजिए एक बार आप, तीसरा जो प्रकार था साथियों, वो था रास बटाई। रास का मतलब आप लोग जानते होंगे, ग्रामीण पृष्ठभूमि से जो बालक है वो बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। रास बटाई का मतलब होता है, रास का मतलब होता है अनाज। जी हाँ, समझ जाना सीधा सा, रास का मतलब क्या होता है? अनाज। तो साथियों इसमें क्या होता था? खेत में, जो आपका खेत है, इस खेत में फसल को बो दिया, फसल पक गई, फसल को काट लिया, गट्ठरों को निकाल लिया, निकालने के बाद में अनाज आ गया। अनाज जो होता था, उस अनाज को बांटना, ध्यान रखना, प्राप्त अनाज को बांटना क्या कहलाता था? रास बटाई। तो जो भी धान होता था उसका एक कुड्डा लगा दिया जाता था। अब उस धान को क्या किया जाता था? या तो बांट के द्वारा, ठीक है, या फिर एक रस्सी के द्वारा नाप कर, या फिर तोल कर। ये दो प्रकार से ध्यान रखना, नाप कर या तोल कर उसकी क्या कर ली जाती थी? बटाई कर ली जाती थी। तो ये थी आपकी रास बटाई प्रणाली। लैंग्वेज लिखना चाहो तो लिख लीजिए, खेत में कटी फसल से, जी हाँ, किसी खेत में कटी फसल से अनाज निकाले जाने के उपरांत या धान उत्पन्न होने के उपरांत प्राप्त अनाज को बांट लेना रास बटाई कहलाती थी। तो ये तो हो गई साथियों हमारी गल्ला बख्शी प्रणाली के 3 तरीके जो सबसे ज़्यादा प्रचलित थे। ठीक है साथियों, ये मुगल मतलब ये एक तरीके से वैधानिक आदेश होते थे। इन 3 तरीके से आपकी जो भी राजस्व होता था वो राजस्व 3 तरीके से लिया जाता था। एक बात और ध्यान रखना, राजस्व से बात याद आई साथियों, यहाँ पर जो मध्यकालीन भारत था, इस मध्यकालीन राजस्थान की बात कर रहा हूँ, सॉरी, मैं मध्यकालीन राजस्थान में राजपूताना में 2 प्रकार से जो लगान होती थी या भू राजस्व होता था, 2 प्रकार से लिया जाता था। एक तो होता था नगद, ठीक है, और एक होता था कण जिसको अपन कहते हैं अनाज। तो कण के रूप में और नगद के रूप में, दोनों प्रकार से ये राजस्व लिया जाता था। तो ध्यान दो यहाँ पर साथियों। अब अपनी बात आती है 3 तरीकों को देखने के बाद में कि मध्यकाल में साहब और कोई तरीके थे ही नहीं क्या? हमने तो बहुत सारे पढ़े हैं। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कुछ जो रियासतें होती थी, कुछ रियासतें या मैं कुछ परगनों की बात कर दूँ,
कुछ जागीरों की बात कर दूं, कुछ ठिकानों की बात करूं, तो वो लोग अपने क्षेत्र में कुछ अलग से भी प्रणालियां उस समय प्रचलित थी कर की या भू राजस्व लेने की। तो उन प्रणालियों की भी थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं, उन प्रकारों की भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपन ने पढ़ाई की भू राजस्व की गल्ला बख्शी प्रणाली की, और गल्ला बख्शी प्रणाली की अपन ने 3 प्रकार पढ़ लिए, जिसमें खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। आगे चलते हैं अपन लोग साथियों, कुछ अन्य जो प्रचलित राजस्व की जो प्रणालियां हैं या तरीके हैं उनको अपन देखते हैं। तो साथियों उनमें एक पहला और सबसे मोस्ट तरीका आता है जो एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है, कूत प्रणाली या कूता प्रणाली। कूता भी कहते हैं, किताबों में आप कूता लिखा देखोगे इसको। तो कूत प्रणाली या कूता प्रणाली क्या है, इसको समझना ध्यान से। देखो, इसको समझने के लिए वही नोटबुक और कॉपी पेन उठा लीजिए आप लोग। देखो, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से शब्द को जानते होंगे, कूतना या कूत या कूता। मतलब इसमें क्या होता था, एक मान लो एक खेत है, इस खेत में फसल उगा दी, फसल पक गई, पककर फसल तैयार है। उस समय क्या किया जाता था, जो भी राज्य का एक प्रतिनिधि होता था वो किसान के साथ इस खेत पर आ जाता था, और क्या किया जाता था, खड़ी फसल जो होती थी उस खड़ी फसल का ही अनुमान लगा लिया जाता था। जी हाँ, खड़ी फसल, मान लो ये 4 बीघा का खेत है, तो वो कर निर्धारित करने वाला व्यक्ति होता था, जो राज्य का प्रतिनिधि होता था, वो व्यक्ति यहाँ पर क्या करता था कि अनुमान लगा लेता था कि यार इसमें तो ये 4 बीघा का खेत है, तो मतलब 50 बोरी हो जानी चाहिए इसमें लगभग। तो 50 बोरी इसमें हो जाएगी गेहूं की या जो भी है। तो 50 में से अब राज्य का कितना भाग है, 1/3 भाग है। तो भैया 1/3 का मतलब हो गया कितना हुआ, 1/3 मल्टीप्लाई 50। तो आप लोग ध्यान दे लीजिए। तो इस प्रकार से वो क्या करेगा कि जो भी निर्धारित संख्या होगी वो बता जाएगा किसान को कि भैया तुझे इतनी बोरियां राज्य में भिजवानी है। अब साथियों इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या था, अगर मैं इस कूत प्रणाली या कूता प्रणाली की बात करूं तो राजस्थान में सर्वाधिक शोषित प्रणाली मानी जाती थी। ये क्यों मानी जाती थी शोषित प्रणाली, क्योंकि इस प्रणाली में मान लो फसल को जब देख के गया प्रतिनिधि, उस समय तो मान लो सारी चीज़ ठीक थी। अब इसमें काफ़ी बार आकलन करने वाला व्यक्ति सही आकलन कर देता था, काफ़ी बार द्वेषता की वजह से वो गलत आकलन कर जाता था। ठीक, अगर उसको बीच में कोई रिश्वत नहीं मिली और वो गलत आकलन कर जाता था, 5 बोरी होने वाली थी 10 बोरी बता जाता था। अब बेचारा मान लो हो रही 5 बोरी है, तो वहाँ पर वो 10 बोरी के हिसाब से कैसे उसका जो निर्वहन करेगा, कैसे देगा वो। तो ये बहुत ही शोषित प्रणाली कहलाती थी आपकी कूता प्रणाली। ध्यान दीजिए, मैं ऑफिशियल लैंग्वेज में आपको लिखवा देता हूँ, लिख लीजिएगा आप लोग इसको, कूत प्रणाली या कूता प्रणाली को। इस प्रणाली के अंतर्गत क्या होता था, खेत में खड़ी फसल का, जी हाँ, खेत में खड़ी फसल का अनुमान लगाकर लगान का भाग निर्धारित करना कूत प्रणाली कहलाता था। तो ये तो बात होगी हमारी कूत प्रणाली की। अगली प्रणाली की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगली प्रणाली देखिए आप लोग, जी हाँ साथियों, लाटा प्रणाली। ये भी बहुत सुना होगा आप लोगों ने, लाटा प्रणाली। अब लाटा प्रणाली की चर्चा कर लेते हैं। कूत प्रणाली आपने देख ली है। लाटा प्रणाली के अंतर्गत क्या होता था साथियों, इसको भी थोड़ा सा मैं एक बार समझा दूं आपको। जैसे मानो ये कोई खेत है, इस खेत में कोई फसल थी, काटी हमने, उसको निकलवा लिया। निकलवाने के पश्चात में जो भी धान था या अनाज था वो हमारे सामने आ गया। अब यहाँ पर अनाज को आने के बाद में ध्यान रखना, इसको क्या करेंगे, अब हमें लाठा प्रणाली के द्वारा बांटना है, विभाजित करना है। बंटवारा किस में होगा, राज्य और किसान के बीच में। अब साथियों इस प्रणाली लाठा प्रथा के अंतर्गत क्या होता था, उस समय पैदावार को मैंने बताया कि जो भी बटाई करने होते थे वो उसके लिए एक तो राज्य का पदाधिकारी आ जाता था, एक हवलदार आ जाता था, चौकीदार आ जाता था और खुद कृषक जो होता था भूमि को जोतने वाला वो आ जाता था। उसके पश्चात जो भी ये फसल पड़ी होती थी, इस फसल को या तो वो तोल लेते थे या फिर डोरी के द्वारा नाप कर 2 भागों में जो भी भाग होते थे, जैसे 2 भागों में बांट लिया, फिर जो बचे उसको फिर 2 भागों में बांट लिया। तो इस प्रकार से क्या करते थे ये लोग, 1/3 भाग का निर्धारण कर लेते थे, मतलब फसल को निकलने के बाद में। कौन सी प्रणाली के द्वारा, लाटा प्रथा के द्वारा। ऑफिशियल लैंग्वेज सुनिए। इसके अंतर्गत क्या होता था, किसान के खेत में समस्त पैदावार को, जी हाँ,
किसान के खेत में समस्त पैदावार, पैदावार का मतलब हो गया प्राप्त अनाज, है ना, पैदावार को खलिहान में एक स्थान पर एकत्रित कर उसके पश्चात उसको तोलकर बांटना क्या कहलाती थी? लाठा प्रथा कहलाती थी। क्लियर है बात? अब सुनिए बात को आप लोग फिर से। ये जो लाठा प्रथा है साथियों, इस लाठा प्रथा के कुछ अन्य नाम भी प्रचलित है। इस लाठा जो प्रथा है, इस लाठा प्रथा को अपन लटाई प्रथा भी कहते थे। जी हाँ, लटाई प्रथा। ये जो लाठा प्रथा है, इस लाठा प्रथा को अपन बटाई प्रथा भी कहते थे। जी हाँ, बटाई प्रथा। और एक बात सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना, ये जो लाठा प्रथा थी, ये लाठा प्रथा सबसे प्रचलित, जी हाँ, इस मध्यकाल में सबसे प्रचलित प्रथा थी। प्रचलित, सबसे प्रचलित प्रथा थी ये, ठीक है। इसके पश्चात अगर मैं बात करूं तो इस मध्यकाल में ये आपकी सबसे न्याय संगत प्रथा भी थी। जी हाँ, सबसे न्याय संगत। और सबसे अन्यायी वाली कौन सी थी? आपकी कूता, ठीक है। और सबसे न्याय संगत कौन सी थी? लाठा प्रथा या लाठा प्रणाली। साथियों यहां पर अपन चर्चा किसकी कर रहे हैं? मध्यकालीन की। मध्यकाल में किसकी चर्चा कर रहे हैं? मुगल काल में। और मुगल काल में अपन लोगों ने जो भू राजस्व निर्धारण की पहली प्रणाली पढ़ी, और पहली प्रणाली जो है हमारी, उसका नाम क्या है? किस नाम से जानते थे? गल्ला बख्शी प्रणाली। और गल्ला बख्शी प्रणाली के अंतर्गत ही अपन इन सारे प्रकारों को देख रहे हैं, ध्यान रखना। ये सारी गल्ला बख्शी प्रणाली के अंतर्गत आती है, ध्यान रखना। तो लाठा जो प्रथा थी या लाठा जो प्रणाली है, ये प्रणाली सबसे न्याय संगत प्रणाली थी, क्योंकि फसल को उत्पादित होने के बाद में किसान काटेगा उसको, काटने के बाद में उसको वो निकलाएगा, उसका फिर बंटवारा किया जाएगा। तो वो एक निश्चित जो वास्तव में उसको देना चाहिए था कर, वो ही कर देता था। उससे कोई भी अन्याय या न्याय संगत से विपरीत उससे कोई भी कर नहीं लिया जाता था। तो ये थी आपकी लाठा प्रणाली। आगे चलते हैं। एक और उस समय प्रथा प्रचलित थी, जब्ती प्रथा। जी हाँ, या जब्ती प्रणाली। अभी ये क्या थी जब्ती प्रणाली? ध्यान से सुनो। ये लाटा और कूता तो कायमी चला करती थी, जो भी अपनी खाद्यान्न फसलें थी उनमें या और बाकी की छोटी मोटी फसलों में, परंतु सब फिर बच जाती थी हमारे सामने नकदी फसलें। जी हाँ, तो साथियों ध्यान रखना, नकदी फसलों में क्या बंटवारा अलग तरीके से होता था। तो जब्ती प्रणाली विशेष रूप से कायमी काम आती थी नकदी फसलों के बंटवारे में, ठीक है। प्रणाली थी, है ना, या प्रथा थी। अब जब्ती प्रणाली मैंने बताया, नकदी फसलों की बात आई तो नकदी फसलों में जैसे आप लोग गन्ना ले लीजिए, कपास ले लीजिए, अफीम ले लीजिए, नील भी बहुत प्रचलित थी उस समय, नील ले लीजिए, ठीक है। तो ये नकदी फसलें हो गई। अब इनमें क्या किया जाता था उस समय? प्रति बीघा की दर से, जी हाँ, प्रति बीघा की दर से आप कितना भी, जैसे 1 बीघा कोई अगर खेत है, इस 1 बीघा खेत में मान लो आप कोई भी नकदी फसल बो रहे हो, कपास बो रहे हो या आप अफीम बो रहे हो या फिर नील खेती कर रहे हो आप आपके 1 बीघा खेत में, तो इसको कृषि होने से पहले ही राजस्व निर्धारित कर दिया जाता था कि भैया हमें इतना प्रतिशत या इतना भाग चाहिए या इतने रुपये चाहिए होंगे। इसके पश्चात तेरे यहाँ पर चाहे कितनी पैदावार हो चाहे कितनी कम पैदावार हो। तो ये प्रणाली थी जब्ती प्रणाली, अर्थात नकदी फसलों पर प्रति बीघा की दर से राजस्व का निर्धारण या वसूली करना क्या कहलाती थी? जब्ती प्रणाली या जब्ती प्रथा कहलाती थी। ध्यान रखना, विशेष रूप से जब्ती का संबंध केवल कौन सी फसलों से होता था? नकदी फसलों से होता था, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की ओर बढ़े हम लोग साथियों। तो एक प्रथा और प्रचलित थी जिसको अपन कहते थे बिछोड़ी प्रणाली या बिछोड़ी प्रथा। जी हाँ, बिछोड़ी प्रणाली। मैंने बताया कि जब्ती प्रणाली केवल नकदी फसलों पर होती थी। अब जैसे मानो आपका कोई खेत है, इस खेत पर क्या हुआ? फसल आपने बो दी, फसल बोते समय ही राजा के द्वारा या जो भी राज्य का जो प्रतिनिधि होता था उसके द्वारा मतलब क्या किया जाता था? जैसे मान लो ये 1 बीघा का खेत है, तो इस 1 बीघा के खेत में इसकी उर्वरकता या पैदावार, पिछले समय की पैदावार देख ली जाती थी कि साहब इसमें पहले कितनी पैदावार हुई थी, 10 साल पहले का रिकॉर्ड देख लिया जाता था, ठीक है। तो उस पैदावार के हिसाब से और उर्वरकता के आधार पर उसे क्या कर दिया जाता था? पहले से ही राजस्व निर्धारित कर दिया जाता था। जैसे
कि साहब आपको तो इस खेती में मुझे 10 बोरी देनी है प्रति बीघा, ठीक है, 10 बोरी प्रति बीघा देनी है, चाहे कितना उत्पादन हो इसमें। तो ये प्रथा भी काफ़ी जगह प्रचलित थी राजपूताने में, जिसे कहते थे बिछोड़ी प्रथा। जी हाँ, बिछोड़ी प्रणाली। लैंग्वेज के रूप में मैं बात करूँ तो राजस्व निर्धारण की वह प्रथा जिसके अंतर्गत राजस्व निर्धारण प्रति बीघा भूमि की उर्वरकता व पैदावार के आधार पर निर्धारित कर लिया जाता था, वो क्या कहलाती थी? बिछोड़ी प्रथा कहलाती थी। आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे मैं चलूं तो एक प्रथा और बड़ी चर्चित रही इस समय, ये भी बड़ी ही शोषित प्रथा थी, शोषित प्रणाली थी मध्यकाल में आपके मुगल व्यवस्था के अंतर्गत। साथियों, इस प्रथा की मैं बात करूं तो ये थी आपकी हल प्रणाली। जी हाँ, हल प्रथा या हल प्रणाली। हल आप लोग सभी जानते हो, ट्रैक्टर तो बहुत बाद में आई जी, अभी आए ट्रैक्टर। तो इससे पहले जो किसान खेत को जोतने का काम करता था वो करता था हल के द्वारा। अब हल से काफ़ी बार किसान खुद भी लग जाता था, उसके आगे जुत जाता था, परंतु हल को या हल के आगे जुतने के लिए 2 काम में लिए जाते थे पशु, एक तो बैल और एक ऊंट। जी हाँ, ऊंट और बैल, ये मुगल काल में 2 पशुओं को प्रयोग में लिया जाता था। ध्यान रखना इस प्रश्न का भी। हल के जुतने के लिए कितने पशु मुख्य रूप से काम में लिए जाते थे मुगल कालीन व्यवस्था में? 2, एक तो था आपका बैल और एक होता था आपका ऊंट। अब साथियों आगे बढ़े अगर तो इस हल प्रणाली में देखो क्या होता था आखिर। कुछ रियासतों में प्रचलित थी, संपूर्ण राजस्थान में नहीं, कुछ रियासतों में प्रचलित थी। इसके अंतर्गत क्या होता था, जैसे मान लो एक हल से कोई भी एक हल, एक किसान मतलब एक हल खरीद कर लाया, तो उस हल से वो जितनी भी भूमि जोतेगा उसका निर्धारण किया जाता था, ठीक है। और उस हल के आधार पर ही उसका क्या कर लिया जाता था, कर का निर्धारण कर लिया जाता था। ऐसे नहीं समझोगे आप लोग, ऐसे मान के चलो एक किसान ने मान लो एक हल खरीदा या एक हल से वो जुताई का काम शुरू कर दिया, यह आपका हल होता था, ठीक है। इस प्रकार का कुछ हल होता था। अब इस हल से इसने जोतना शुरू किया साथियों, तो एक हल से मुगल काल में ही माना जाता था कि एक हल से एक समय में, एक समय का मतलब होता है कि एक ऋतु है ना, तो उसमें 15 से और 30 बीघा ज़मीन, जी हाँ 15 से 30 बीघा ज़मीन को जोता जा सकता है, ऐसा माना जाता था प्रशासकों के द्वारा, राजाओं के द्वारा, कि एक किसान एक हल से 15 से 30 बीघा ज़मीन जोत सकता है। तो साथियों उस आधार पर, उन हलों के आधार पर उससे क्या किया जाता था, कर का या भू राजस्व का निर्धारण कर लिया जाता था। ये तो बात रही इस हल प्रणाली की। लैंग्वेज की बात करूँ तो इसके अंतर्गत क्या होता था, एक हल से जोती गई भूमि पर, जी हाँ एक हल से जोती गई या बोई गई भूमि पर, जोती गई भूमि पर कर का निर्धारण किया जाता था या भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था। वह प्रणाली हल प्रणाली कहलाती थी, हल प्रथा कहलाती थी। और एक बात ध्यान रखना, हल प्रथा के अंतर्गत एक हल बराबर 15 से 30 बीघा जमीन। अब बात करूं अगर मैं साथियों, तो राजस्थान की अपन चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान में अपन इस मुगल काल की समय की या मध्यकालीन के समय की भू राजस्व प्रणालियों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात हमारे सामने और आती कि राजस्थान में सब कैसी कैसी प्रणालियाँ थी या कहाँ पर सभी जगह ऐसा होता था क्या। तो साथियों राजस्थान में भी ये अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से इसकी दर होती थी। जी हाँ, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल हल प्रणाली में अगर बीकानेर की बात करूँ तो बीकानेर में विशेष रूप से साथियों अगर बैल से कोई हल जोत रहा है, जी हाँ बैल से, तो बैल से अगर कोई हल जोतेगा तो उस प्रति हल पर, जी हाँ प्रति हल की बात कर रहा हूँ, प्रति हल पर अगर वो बैल से हल जोत रहा है तो उसके लिए उसको 3 रुपये देने होते थे। 3 रुपये का कर उस पर लगता था। ये भू राजस्व हो गया। और बीकानेर में ही अगर मैं बात करूँ तो वो ऊँट से, अगर ऊँट से वो हल जोत रहा है तो प्रति हल ऊँट से अगर जोत रहा है तो उसको 5 रुपये का क्या देता था, लगान देना होता था या भू राजस्व देना होता था। तो ये थी आपकी हल प्रणाली या हल प्रथा। साथियों थोड़ा सा टफ टॉपिक है,
धैर्य से आप लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखो, आप लोग आराम से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो ये हमने आज चर्चा की थोड़ी सी हल प्रथा या आपकी बिछोड़ी प्रथा या जब्ती प्रथा या लाठा या कूता प्रथा, इसको एक बार में थोड़ा सा रिवाइज और कर देता हूँ ताकि आप लोग पूरी तरीके से कवर कर जाएं। साथियों, हमने चर्चा शुरू की आज भू राजस्व व्यवस्था की। भू राजस्व व्यवस्था मध्यकाल में हमने बात की। मध्यकाल में बहुत सारे वंशों का शासन रहा था, परंतु यहाँ पर अपन चर्चा किसकी कर रहे हैं? केवल मुगल काल की। मुगल काल में हमने चर्चा की कि इस समय में या मध्यकाल में जो आय का स्रोत होता था राज्य का, वो होता था कौन सा कर? भूमि कर या आपकी जो लैंड टैक्स होता था, वही एकमात्र साधन होता था। अब साथियों, हमारी चर्चा आई थी फिर कि साहब भू राजस्व आखिर एकत्रित कैसे करते थे लोग। तो भू राजस्व की एक प्रणाली हमारे सामने आई थी जिसको हमने नाम दिया था गल्ला बख्शी प्रणाली। जी हाँ, और गल्ला बख्शी प्रणाली का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? शेरशाह सूरी के समय से। और ये चलती कहाँ तक आई थी? अकबर तक चली आई। अकबर ने परंतु आगे जाकर इस प्रणाली को क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। परंतु साथियों, यहाँ पर गल्ला बख्शी प्रणाली के हमने 3 नाम और देखे थे। कौन कौन से नाम थे बताओ एक बार, जल्दी जल्दी रिपीट कर लो। नाम था दानाबंदी, बटाई प्रणाली और भावली प्रथा या भावली प्रणाली। तो इस 3 नामों से हमने जाना था कि इसको गल्ला बख्शी प्रणाली या प्रथा को। अब साथियों, गल्ला बख्शी प्रथा की ही हमने क्यों उठाया? तो साथियों, बात यहाँ पर आती है कि उस समय मध्यकाल की सबसे चर्चित और सबसे प्रचलित ये जो प्रथा मानी जाती थी, प्रणाली मानी जाती थी। अब बात आती है कि क्या होती है साहब ये आपकी भू राजस्व की गल्ला बख्शी प्रणाली। तो हमने बात कर ली कि गल्ला बख्शी प्रणाली का मतलब होता था कि राज्य और किसान के बीच में प्राप्त फसल का उत्पादन को बांट देना। ठीक है, एक निश्चित अनुपात में। निश्चित अनुपात कितना बताया मैंने? 1/3 भाग। फिर अपन ने भू राजस्व की गल्ला बख्शी प्रणाली के कितने तरीके देखे थे? 3 तरीके। पहला तरीका कौन सा था? खेत बटाई। दूसरा कौन सा था? लंक बटाई। तीसरा कौन सा था? रास बटाई। खेत बटाई में अपन ने चर्चा की कि खेत बटाई का मतलब होता था कि खड़ी फसल में, जी हाँ, खेत में खड़ी फसल को ही बांट लेना, क्या कहलाती थी? खेत बटाई। लंक बटाई में अपन ने चर्चा की, लंक बटाई का मतलब होता था कि खेत में खड़ी फसल को काटने के पश्चात गट्ठर बांधने पर गट्ठरों को बांट लेना, गट्ठरों को 1/3 भागों में बांट लेना, लंक बटाई। रास बटाई में अपन ने चर्चा की थी कि एक खेत में फसल को पकने के बाद, कटने के बाद, निकलाने के बाद में जो रास होती है उसको बांटना या अनाज को बांटना क्या कहलाती थी? रास बटाई का तरीका कहलाता था। और इसमें कितना अनुपात रहता था? राज्य का 1/3 भाग उसका कहता था, मतलब 33.33% भाग राज्य का होता था। फिर अपन ने कुछ प्रचलित अन्य जो राजस्व की प्रथाएं थी वो भी अपन ने चर्चा की थी, जिसमें एक कूत प्रथा थी या कूत प्रणाली थी जो कि सबसे ज्यादा शोषित प्रथा मानी जाती थी राजस्थान में। फिर एक लाठा प्रथा की अपन ने चर्चा की जो कि सबसे चर्चित और सबसे प्रचलित और सबसे न्याय संगत प्रथा थी। जब्ती प्रथा जो कि नकदी फसलों पर थी। बिथोड़ी प्रथा जिसमें भी क्या करता था, वो अनुमान ही लगाता था और अनुमान के आधार पर पहले से राजस्व का निर्धारण कर देता था। हल प्रथा जो सबसे ज्यादा शोषित ये भी मानी जाती थी। तो राजस्थान में हल की संख्या के आधार पर ही उनसे राजस्व का निर्धारण कर लिया जाता था। तो इस प्रकार से किसानों पर बहुत सारे ये कर और लगानों का बोझ लगा हुआ था इस मध्यकाल में भी। साथियों, हम चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, और नेक्स्ट जो पार्ट होगा इस भू राजस्व प्रथा का वो जल्दी आप लोगों के सामने मैं लेकर आऊँगा। तब तक आप लोग बने रहिए, इस वीडियो को आप लोग देखिए, आप लोग शेयर कीजिए, इस पर कमेंट्स कीजिए अपने, जो भी आप लोगों की इसमें और क्या क्यूरीज हैं इस भू राजस्व को लेकर वो अपने सारे कमेंट्स मुझे कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें, लाइक करें। आप लोग खुश रहें, अच्छे रहें, तब तक हमारी मुलाकात हो, वहाँ तक आप सभी साथियों को पुनः मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।